देखिए बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, हमें किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, केवल स्फेरिकल कंडक्टर नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये पूरा लिखिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो हमें उसका कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी फाइंड करना है। अब ये आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे कंडक्टर के, यानी हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर हो, हमारे पास ऐसा कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो जो कि आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब ये किसी अदर कंडक्टर के कांटेक्ट में ना हो। हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर हो जो किसी अदर कंडक्टर के कांटेक्ट में ना हो, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। उसको क्या कहते हैं बेटा? आइसोलेटेड। तो ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है जो किसी दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं है। और कैसा है? स्फेरिकल। हमने मान लिया ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है आइसोलेटेड, जिसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर है, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, ठीक है, स्मॉल आर ले लिए, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमें चाहिए क्या? कैपेसिटेंस। फिर से समझिए, हमें कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि कितना चार्ज ये कंडक्टर अपने पास स्टोर कर सकता है। ये कंडक्टर अपने पास कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये हमें फाइंड करना है। हमने ये एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब किसी भी दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं है। जो भी चार्ज हम देंगे वो इसी के पास रुकेगा, जो भी चार्ज देंगे वो इसी के पास रुकेगा, किसी तरह से कहीं बाहर चार्ज नहीं जा पाएगा। ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। हमने इसको जैसे ही प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया, हमने इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया। अब समझिए, जैसे हम इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज देंगे जो कि कंडक्टर है, आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी अगर हम इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज देंगे तो ये चार्ज केवल इसके आउटर सरफेस पे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। हमने जैसे इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया, प्लस क्यू कूलम चार्ज देते ही ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये कंडक्टर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं हम कह सकते हैं ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होंगी वो आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड होंगी। इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी वो आउटवर्ड, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड होंगी। सब जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड होंगी। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होंगी वो आउटवर्ड होंगी, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हमने जैसे ही इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया, जैसे ही इस कंडक्टर को हमने प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया, प्लस क्यू कूलम चार्ज देते ही ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते ही, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते ही ये कंडक्टर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये कंडक्टर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से, आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड हो गई। अगर अब इन सारी फोर्स लाइंस को मिला दें, अगर हम इन सारी फोर्स लाइन को अंदर की ओर ड्रॉ करें, हम सारी फोर्स लाइंस को अंदर की ओर ड्रॉ करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोर्स लाइन अंदर किसी पॉइंट से होकर आ रही हैं। हमें ऐसा लगेगा कि ये फोर्स लाइन अंदर किसी पॉइंट से होकर आ रही हैं। अगर हम सारी फोर्स लाइंस को मिलाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोर्स लाइन अंदर किसी पॉइंट से होकर आ रही हैं। अब अगर ये फोर्स लाइन अंदर किसी पॉइंट से होकर आ रही हैं, वो पॉइंट जा रहा है सेंटर पे। देखिए आप जानते हैं फोर्स लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं। आप जानते हैं जो फोर्स लाइन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तो रेडियली तो होंगी। चलिए हमने सारी फोर्स लाइन को मिला दिया। जैसे ही हमने सारी फोर्स लाइन को मिलाया तो हमें ऐसा लगा कि ये सारी फोर्स लाइन इस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से आ रही हैं।
ये इमेजिनरी लाइन से हमने इनको मिलाया। जैसे ही हमने सारी फोर्स लाइन को मिलाया तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये फोर्स लाइन स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से आ रही है, सेंटर से। यानी ये जो प्लस क्यू कूलम हम चार्ज दिए हैं इसको हम सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। इसको कहाँ रखा हुआ मान सकते हैं? सेंटर पे। यानी इस कंडक्टर को हमने एक चार्ज कैसा दिया था? प्लस क्यू कूलम। ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे ही चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका मतलब ये कंडक्टर कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। कंडक्टर हो गया पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड होती हैं। हमने इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होंगी वो बाहर की तरफ आउटवर्ड होंगी, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड होंगी। सारी लाइनों को हमने आउटवर्ड दिखा दिया। अगर हम इन लाइनों को ड्रॉ करें तो ये सेंटर से होकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लाइनें सेंटर से जाएंगी। अब ये सारी लाइनें हमको सेंटर से जाती भी लग रही हैं, यानी हम इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर पर रखा हुआ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पर रखा हुआ है और यहाँ से सारी लाइनें बाहर निकल रही हैं। कोई पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पर रखा हुआ है, यहाँ से सारी लाइनें बाहर निकल रही हैं। सेंटर से चार्ज चल के कहाँ तक आ रहा है? सरफेस तक। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके? r। तो इस हिसाब से इसमें इस कंडक्टर को हमने अगर चार्ज दिया तो इसके पास पोटेंशियल जनरेट होगा। इस कंडक्टर को हमने अगर चार्ज दिया तो इसके पास क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है चार्ज? जो फोर्स लाइन है वो सरफेस तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? r। तो पोटेंशियल जनरेटेड या पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड जो होगा, देखिए हमने जैसे यहाँ पे चार्ज दिया जो पोटेंशियल जनरेट होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट यानी सरफेस के किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इज गिवन बाय जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यानी इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। क्लियर? ये पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन हमें पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, यानी वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू, वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q है गिवन चार्ज और V है जितना पोटेंशियल जनरेट हुआ। Q गिवन चार्ज है और V जितना पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो C इक्वल टू, Q की वैल्यू तो कोई हुआ है नहीं, जो चार्ज हम ही दे रहे हैं हमें पता है, Q ऐसे लिख दिया। और V की वैल्यू जो हमने निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, ये थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा आएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर बेटा? ये हो गया किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये तब की सिचुएशन है जब मीडियम जो हो वो एयर हो, जब इसका सराउंडिंग मीडियम जो हो, यानी इस कैपेसिटर के जो चारों ओर का, इस कंडक्टर के, स्फेरिकल कंडक्टर के चारों ओर का मीडियम जो हो वो एयर हो। इसको हम बोलते हैं एयर कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस निकल के आया इसको क्या बोलते हैं? एयर कैपेसिटेंस, यानी इट इज कॉल्ड एयर कैपेसिटेंस। इसको हम एयर कैपेसिटेंस कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C नॉट से। तो जहां जहां आपका C दिया हुआ है वहां आप C नॉट कर लीजिए। ऐसा क्यों किया गया? इस चीज को हम समझा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो चारों ओर का मीडियम है वो एयर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चारों ओर का मीडियम क्या है? एयर है। अगर इस मीडियम एयर के अलावा हम कोई दूसरा मीडियम रख दें तो आप जानते हैं कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। वो कितना टाइम चेंज होगी? के टाइम। के टाइम क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब जो मीडियम हमने चारों ओर रखा है उसका कांस्टेंट। हमने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है कि अगर हम एयर को हटा के चारों ओर कोई दूसरा मीडियम रख दें, एयर को हटा के चारों ओर कोई दूसरा मीडियम रख दें तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी।
हमने आपको जब कैपेसिटी एक्सप्लेन किया था उसमें हमने बताया था कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसके साइज पे डिपेंड करती है और उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अभी सराउंडिंग मीडियम एयर है तो इसलिए हमने इसको नाम दिया एयर कैपेसिटी। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम कर दें, एयर की जगह पर हम कोई दूसरा मीडियम कर दें, इफ वी टेक एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहाँ पे इफ वी टेक एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम लें देन तब जो कैपेसिटी होगी उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, C, और हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। अच्छा, इसको ये कैसे आया तो आप यहां से भी समझ सकते हो। देखिए फिर से एक चीज समझिए, हमने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी, अगर हम चारों ओर कोई मीडियम रख दें जिसका कोई ना कोई कांस्टेंट हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ जाएगी, K टाइम। अभी कैपेसिटी इतनी थी, अब कैपेसिटी K टाइम इंक्रीज हो गई। जैसे ही हमने कोई मीडियम K लिया तो जो मीडियम हम लेंगे उतने ही टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीडियम को चेंज करने से कैपेसिटी चेंज होती है। तो जैसे हम यहाँ का सराउंडिंग मीडियम चेंज करेंगे तो जो कैपेसिटी पहले थी वो K टाइम बढ़ जाएगी। K टाइम, K क्या था, कांस्टेंट था, K कांस्टेंट था। क्लियर? तो तब कैपेसिटी हमारी ये आ गई। इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया, दोनों को डिवाइड कर दिए। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा C अपॉन C नॉट इक्वल टू C अपॉन C नॉट, तो आएगा K, क्योंकि ये पोर्शन इससे डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, K बच जाएगा। ये आ गया C इक्वल टू C नॉट, C अपॉन C नॉट इक्वल टू K। तो यहाँ से अगर C की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा C नॉट K, यानी जो हमारी मीडियम की कैपेसिटी होती है वो एयर के कैपेसिटी को K टाइम मल्टी, यानी एयर की कैपेसिटी का K टाइम होती है। किसी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होता है, किसी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होता है वो एयर के कैपेसिटेंस का K टाइम होता है। यानी कोई भी मीडियम रखने पर कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मीडियम को चेंज करने पर। अभी चारों ओर एयर या वैक्यूम था, अभी चारों ओर एयर या वैक्यूम था, अगर हम कोई भी मीडियम रखें तो उस सिचुएशन में कैपेसिटी इंक्रीज होती है। हमने आपको ये चीज़ बताई भी है कि एयर के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये चीज़ हमने आपको टेबल बनाई है कि एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक यानी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर बेटा?